केमिकल बॉन्डिंग में पिछले क्लास में पढ़े थे फेल्यूर ऑफ ऑक्टेट रूल। अरे एक 10 फाइनल लोडिंग हो रहा है। और फेल्यूर ऑफ ऑक्टेट रूल के बाद पढ़े होंगे फॉर्मल चार्ज, जिसमें निकालने के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्याएं उसमें से घटा देना था लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की संख्याएं, पेयर का नहीं इलेक्ट्रॉन का, और उसमें से घटा देना था हाफ इंटू शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, तो निकल जाएगा फॉर्मल चार्ज। सीख गया होगा सब फॉर्मल चार्ज निकालने के लिए। अब आज नहीं, वही तो है 6 - 4 हाफ इंटू 4। नेक्स्ट टॉपिक रेजोनेंस। एंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब ये बॉन्डिंग का अलग अलग टॉपिक होगा, है ना, पहले से भी चल ही रहा था। अब ये स्पेशल स्पेशल कुछ टॉपिक होगा। बना हेडिंग। देखो ओजोन का स्ट्रक्चर देखो, पहले एग्जाम्पल से समझेंगे कि ये फेनोमेनन होता क्या है। तो ओजोन मॉलिक्यूल देखे हैं हम लोग, इसमें ऑक्सीजन बनाते हैं। अरे सुनना शुरू करो ना यार, जब शुरू करते तभी बोलते रहता है। 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन होता ऑक्सीजन को, और इधर में ऑक्सीजन 2 2 4 2 6 डबल बॉन्ड बन जाएगा, और इधर ऑक्सीजन 2 2 4 2 6 ये क्या बन जाएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएगा। ऑक्टेट चूंकि पूरा हो गया इधर, है ना। अब पिछले दिन देखा था एटम लिख दिए थे 1 2 3, तो इस पे चार्ज आ गया होगा 0, इस पे आ गया होगा +1, इस पे आ गया होगा -1। यही वाला स्ट्रक्चर एक बच्चा ऐसे बना देता है, ऑक्सीजन 2 2 4 2 6, इधर ऑक्सीजन लिखते हैं 2 2 4 2 6, और इधर ऑक्सीजन लिखते हैं 2 2 4 2 6। देखना लगेगा एक ही काम कर रहे हैं सर, डबल बॉन्ड इधर बना देते हैं, सिंगल बॉन्ड इधर बना देते हैं। आप लोग में से कितने लोग भी वैसे बना दीजिएगा, कोई वैसे भी बना दीजिएगा, है ना। लेकिन ऑक्सीजन का नंबर गिन दें 1 2 3, और फिर फॉर्मल चार्ज के लिए बोलें, तब दोनों में अंतर दिखाई दे रहा है कुछ कुछ। यहाँ चार्ज 0, यहाँ चार्ज +1, और यहाँ चार्ज, लेकिन इस एक एटम पे चार्ज -1, इस पे 0, ओ सॉरी, इस पे +1, और इस पे 1 नंबर एटम पे 0 चार्ज, वहां 1 नंबर एटम पे -1 चार्ज। दोनों स्ट्रक्चर बनाए हैं किसका, हम ओजोन का ही। तो यदि एक मॉलिक्यूल का एक से ज्यादा स्ट्रक्चर पॉसिबल हो जाए, एक ही मॉलिक्यूल का 2 तरह से या 3 तरह से बना दे, तरह मतलब कि अलग अलग नहीं होगा, जो एटम है वही एटम होगा, जितना इलेक्ट्रॉन रखना है उतना ही इलेक्ट्रॉन रखना है।
लेकिन उसका स्ट्रक्चर पॉसिबल हो जाए एक से ज्यादा तरीके से, तो उसी फेनोमेनन को बोलते हैं रेजोनेंस। और जो दो स्ट्रक्चर बना उसको बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये दोनों स्ट्रक्चर के बीच में ये निशान पड़ता है। ये निशान का मतलब है कि दोनों के बीच में जो रिलेशन है वो कैसा रिलेशन है, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का रिलेशन है। क्या बताए? बताए कि एक ही मॉलिक्यूल का एक से ज्यादा लुईस डॉट स्ट्रक्चर पॉसिबल हो जाए तो फेनोमेनन को क्या कहते हैं? रेजोनेंस। और ऐसे स्ट्रक्चर को कहते हैं कैनोनिकल, कैनोनिकल फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर, कैनोनिकल फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर। दोनों स्ट्रक्चर देखने में बराबर ही लग रहा है या अलग अलग लग रहा है? तो बोलेंगे बिल्कुल बराबर लग रहा है। एक बार डबल बॉन्ड हम दिए ऑक्सीजन 1 और 2 एटम के बीच, एक बार डबल बॉन्ड दिए ऑक्सीजन 2 और 3 एटम के बीच, नंबर एटम का फिक्स कर दिए। एक और 2 एटम के बीच क्या दिए हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। यहां एक और 2 के बीच क्या दिए हैं? डबल बॉन्ड। अंतर तो बस इतना ही है, जितना बॉन्ड उसमें उतना बॉन्ड इसमें, जितना इलेक्ट्रॉन इसमें जितना इलेक्ट्रॉन उसमें। तो यदि एक ही मॉलिक्यूल का एक से ज्यादा स्ट्रक्चर पॉसिबल हो जाए तो उस फेनोमेनन को क्या कहेंगे? रेजोनेंस कहेंगे। और जो स्ट्रक्चर पॉसिबल होगा उस पॉसिबल स्ट्रक्चर को बोलेंगे, देखिए पढ़िए नाम यहां पे, कैनोनिकल फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, और आगे सुनिए, दीज स्ट्रक्चर रियल में दोनों में से कोई पॉसिबल नहीं होता। रियल में एक तीसरा स्ट्रक्चर इसका होता है, और वो स्ट्रक्चर ये है। देखिए यहां पर ऑक्सीजन लिख दिए, यहां सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन दोनों तरफ लिख दिए। अब एक तरफ डबल बॉन्ड था, एक तरफ सिंगल बॉन्ड था। डबल बॉन्ड था, एक तरफ सिंगल बॉन्ड था। एक बॉन्ड उठा के दोनों तरफ आधा आधा बॉन्ड दे देंगे और इस स्ट्रक्चर को बोलेंगे रेजोनेंस, रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। क्या बोलेंगे? रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। सुनोगे पूरी कहानी। एक्चुअली में क्या हुआ कि ओजोन का लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाया, तो कोई बच्चा वैसे भी बनाएगा, कोई बच्चा ऐसे भी बनाएगा, दोनों गलत नहीं है, दोनों स्ट्रक्चर सही है। अब उसको ऑब्जर्व किया गया मॉलिक्यूल को, मॉलिक्यूल को ऑब्जर्व किया गया तो ना तो कहीं डबल बॉन्ड मिलता है ना तो कहीं सिंगल बॉन्ड मिलता है, दोनों ही तरफ डेढ़ डेढ़ बॉन्ड मिलता है। इसको एक नया नाम से आगे बताएंगे, बॉन्ड ऑर्डर कहलाता है। नंबर ऑफ बॉन्ड इन बिटवीन टू एटम कॉल्ड एज बॉन्ड ऑर्डर। और इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना बता रहे हैं? डेढ़। एक तरफ था डबल बॉन्ड, एक तरफ था सिंगल बॉन्ड, लेकिन बॉन्ड ऑर्डर यानी नंबर ऑफ बॉन्ड कितना दिखाई दे रहा है? 1.5। न कहीं डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है और न कहीं सिंगल बॉन्ड दिखा रहे। ये वाला स्ट्रक्चर रियल एग्जिस्टेंस में पाया जाता है ओजोन मॉलिक्यूल का, ना एक्चुअली में वो पाया जाता है ना ये पाया जाता है। तो इस पूरे फिनोमेनन का नाम रख दिया गया रेजोनेंस। जहां जहां इस तरह की बातें होगी वैसे वैसे स्ट्रक्चर को हम लोग कहेंगे रेजोनेंस हो रहा है इस स्ट्रक्चर में। इसका यदि दो लुईस डॉट स्ट्रक्चर पॉसिबल है तो एक तीसरा रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर भी पॉसिबल होगा। ठीक है, ना ये एग्जिस्ट करता है एक्चुअली में, ना वो एग्जिस्ट करता है एक्चुअली में। एग्जिस्ट कौन करता है? तो कहेंगे रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। ठीक है, फोटो बनाइए, फिर लिख लिख के समझेंगे, बात बिल्कुल नया है।
फोटो बनाना है केवल, कैनोनिकल फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर लिख देना है, रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर लिख देना है। और ऐसा सब में नहीं होता, कुछ मॉलिक्यूल में होता है ना। अब NaCl में थोड़े ना दो स्ट्रक्चर पॉसिबल होगा, CO2 में दो स्ट्रक्चर थोड़े पॉसिबल होगा, वाटर में थोड़े पॉसिबल होगा, लेकिन कुछ कुछ मॉलिक्यूल में पॉसिबल होगा। रेजोनेंस यूनिवर्सल फेनोमेनन नहीं है, ये सारे मॉलिक्यूल में पॉसिबल नहीं होता है, ये कुछ मॉलिक्यूल में पॉसिबल होता है, जिसका एक से ज्यादा स्ट्रक्चर बनेगा उसी उसी में सिर्फ पॉसिबल हो। लिखें, बॉन्ड लेंथ समझते हो? बॉन्ड लेंथ सब समझाएंगे भी हम, पहले से समझते हो बॉन्ड लेंथ? मतलब बॉन्ड लेंथ बोलता है तो आदमी दिमाग में जाता होगा ना एक वो बात, पढ़ा है तो हम ही ये पीरियोडिक टेबल में बॉन्ड लेंथ और रेडियस हाफ कर दिए होंगे। इसका न्यूक्लियस, इसके न्यूक्लियस, ये दोनों एटम के न्यूक्लियस के बीच की दूरी को क्या कहेंगे हम लोग? बॉन्ड लेंथ, है ना। तो ये सिंगल बॉन्ड है, सुनिएगा सुनिएगा, ये सब बात क्यों पढ़ना पड़ता है, ये जानकारी होगा ना तो थोड़ा सा टॉपिक अच्छे से समझ आता है। ये सिंगल बॉन्ड है, इसका बॉन्ड लेंथ होगा 121 पिकोमीटर होता है, दिमाग में एक डेटा रखिए, है ना, रहता है तब। ओ सॉरी, सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ 148 पिकोमीटर, डबल बॉन्ड का लिख दिया। सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ 148 पिकोमीटर, और ये डबल बॉन्ड है, इसका बॉन्ड लेंथ 121 पिकोमीटर लिखे। पिकोमीटर मतलब समझते हैं ना, कितना मीटर? 10 टू द पावर, एक पिकोमीटर में 10 टू द पावर -12 मीटर, ठीक है। इस एटम से इस एटम की दूरी जो सिंगल बॉन्ड से बंधा है, कितना दूरी है? 148 पिकोमीटर। डबल बॉन्ड में कितना दूरी है? 121 पिकोमीटर। जब साइंटिस्ट ओजोन मॉलिक्यूल को ऑब्जर्व करता है रियली में, तो बॉन्ड लेंथ न तो 121 पिकोमीटर ऑब्जर्व होता है, न तो 148 पिकोमीटर ऑब्जर्व होता है ना। समस्या तब आया कि अरे ऐसा कैसे, यदि एक डबल बॉन्ड बना है तो डबल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ होता है 121 पिकोमीटर, तो रहना चाहिए था 121 पिकोमीटर। और सिंगल बॉन्ड बना है तो बॉन्ड लेंथ रहना चाहिए था 148 पिकोमीटर। लेकिन ओजोन मॉलिक्यूल जब देख रहे हैं तो बॉन्ड लेंथ न तो 121 पिकोमीटर दिखाई दे रहा है, न 148 पिकोमीटर दिखाई दे रहा है। जानना चाहोगे कितना मीटर दिखाई दे रहा था? देखो कितना दिखाई दे रहा है, जोड़ के बताते हैं। 148 है 121 भागा 2 कर दो, 8 1 9, 4 2 6 और 1 1 2 बटा 2, है ना। तो आ रहा है 1 3 4, 134 पिकोमीटर के करीब में, ठीक है। तो ये बॉन्ड लेंथ दिखाई पड़ रहा था 128 पिकोमीटर एग्जैक्टली। हम लोग इसके करीब में पहुंचे ना एवरेज में, है ना। ना तो बॉन्ड लेंथ सिंगल बॉन्ड का था, ना बॉन्ड लेंथ डबल बॉन्ड का था, तो बॉन्ड लेंथ दिखाई पड़ रहा था ये दोनों बॉन्ड के एवरेज वैल्यू, यानी दोनों जोड़ के भागा 2 कर दिए तो आया ना 134। तो बॉन्ड लेंथ उसी के करीब में 128 पिकोमीटर, और दोनों दिखाई पड़ रहा है बराबर 128 पिकोमीटर, दोनों बॉन्ड लेंथ, मतलब दोनों बॉन्ड लेंथ बराबर हो गया। तो साइंटिस्ट सोचने लगेंगे ना कि न तो इसमें डबल बॉन्ड है और न तो इसमें सिंगल बॉन्ड है, दोनों बॉन्ड इक्विवेलेंट है, और दोनों बॉन्ड में एवरेज वैल्यू आ रहा है बॉन्ड लेंथ का।
तो एक नया स्ट्रक्चर को जन्म दिया गया जिसमें दोनों बॉन्ड, जो डबल बॉन्ड था और सिंगल बॉन्ड था, उसको बांट के रख दिए। न कहीं यहाँ पे सिंगल बॉन्ड दिखाई पड़ता है, न कहीं तो डबल बॉन्ड दिखाई पड़ता है, दोनों में 1.5 बॉन्ड लगा दी। तो 1.5 बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ बता दिए कितना पिकोमीटर, 128 पिकोमीटर। भूल जाओ ऑप्शन वाला क्वेश्चन रहता है, तो यदि सिंगल डबल का आध है तो भागा 2 करके आसपास में आ जाओ, है ना, इसलिए जोड़ के दिखाए, ऐसे रटना पड़ेगा बिल्कुल 128 पिकोमीटर। कब ये बातें पॉसिबल होगा और ये फेनोमेनन क्या होता है अब लिखते हैं। उतार लिए सब, बॉन्ड लेंथ लिख दीजिएगा उसके माथे पे जल्दी से, बॉन्ड लेंथ लिख दीजिए, डबल बॉन्ड का सिंगल बॉन्ड का, एक आइडिया भी हो जाएगा आपको। सुनो यार, कुछ बातें सुनो। क्या बताए हम, सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ बताए, बॉन्ड लेंथ क्या होता है ये बताए। दो एटम के न्यूक्लियस के बीच की दूरी को क्या कहिएगा, बॉन्ड लेंथ, है ना। और ये बॉन्ड लेंथ और रेडियस हम लोग पीरियोडिक टेबल में भी देखें। तो 121 पिकोमीटर डबल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ है, 148 पिकोमीटर सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ। लेकिन क्या ओजोन मॉलिक्यूल में 148 पिकोमीटर या 121 पिकोमीटर ऑब्जर्व हुआ, तो कहेंगे 128 पिकोमीटर ऑब्जर्व हुआ, जो करीब करीब एवरेज है डबल बॉन्ड का और सिंगल बॉन्ड का। इसीलिए कहें हम कि ये दोनों ही स्ट्रक्चर जो कैनोनिकल फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर है, ये रियली में एग्जिस्ट नहीं करता है। बढ़े, तो अब रिजोनेंस क्या होता है ये सब बातें लिखेंगे। रिजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर क्या होता है ये लिखेंगे। कैनोनिकल फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है ये लिखेंगे। व्हेन मोर देन वन पॉसिबल, मोर देन वन लुईस डॉट स्ट्रक्चर is possible for the same molecule also that does not shows any of the bond parameter then a new structure is possible for the same molecule which shows all the bond parameters the phenomenon is called as resonance. The phenomenon is called as resonance. ये सिंपल है कि जब एक दोस्त आप बनाते हैं और दोस्त के बारे में जितना कैरेक्टर आप सोच के रखे रहते हैं, वो कैरेक्टर उसमें एग्जिस्ट करता हुआ नहीं दिखाई देता है, उसमें एगो और अलग ही कैरेक्टर दिखाई पड़ता है। तब आप कहिए कि ये दोस्त में तो रेजोनेंस हो रहा
है ना, स्ट्रक्चर जो है इसका मेरे दिमाग में रिजोनेट कर रहा है। जैसे देखिए इस बचवे के बारे में हमारे दिमाग में इसका स्ट्रक्चर रिजोनेट कर रहा है। हम सोचते हैं कभी ऐसा होगा कभी वैसा होगा, लेकिन ये तो और तीसरे टाइप का है ना। एगो सोचते हैं ना कि हाँ होगा, यस होगा, या फिर नहीं होगा, नहीं और फिर उसमें वो तीसरे ही बात निकल के आ जाए। उसी फेनोमेनन को रेजोनेंस कहते हैं। ये यही कहना चाह रहा है कि यदि एक मॉलिक्यूल का एक से ज्यादा लुईस डॉट स्ट्रक्चर पॉसिबल हो गया है, जिस स्ट्रक्चर में बॉन्ड के बारे में बॉन्ड का जो गुण होता है वो एक्सप्लेन नहीं हो पा रहा है, तो उस मॉलिक्यूल का एक तीसरा स्ट्रक्चर पॉसिबल हो जाएगा, जिस स्ट्रक्चर में उस मॉलिक्यूल के सारे गुण प्रदर्शित होंगे। और ये जो इंटायर फेनोमेनन हुआ, उस फेनोमेनन को क्या कहते हैं हम? रेजोनेंस कहते हैं। ठीक है। जैसे एक बच्चा के बारे में हम सोच लिए कि तो बहुत पढ़ने वाला बच्चा है, फिर कुछ दिन में पता चलता ना वो पढ़े वाला थोड़े है। फिर एक दिन एक सवाल करते हैं, अचानक से बहुत कुछ बता देता है कि तो तीसरा टाइप का तेज निकला। तो हमारे दिमाग में उस बचवा के बारे में क्या हुआ? रेजोनेंस हुआ कि ऐसे सोचे थे वैसे भी नहीं, वैसे सोचे वैसे भी नहीं, ये तो एक अलगे ढंग का निकला। दैट फेनोमेनन इज कॉल्ड एज रेजोनेंस। इसी को रेजोनेंस कहते हैं। और रेजोनेंस एक कॉमन शब्द इसी मामले में बन चुका है ना। जैसे कि केमिस्ट्री के हिसाब से आपके दिमाग में यदि बात जाता है तो इसको रेजोनेंस कहते हैं। अब एगो कोचिंग का नाम रेजोनेंस पड़ा हुआ है, उसका भी मतलब वही उस सोच के रखा है कि आप जैसे सोचते हैं कि ऐसे होगा तो वैसे भी नहीं होगा, आप सोचते हैं वैसे होगा तो वैसे भी नहीं होगा। ये जैसे हमें आप आइए तो हम दिखाते हैं कैसे। दैट इज कॉल्ड एज रेजोनेंस। तो रेजोनेंस कॉमन वर्ड है, ये ऐसा नहीं कि एकदम से यहीं पर लगता है और कहीं नहीं लगेगा। ये जनरल वर्ड है, जहां आपके दिमाग में इस तरह का फिगर जाए कि आप सोच रहे हैं कुछ ऐसा होगा कुछ वैसा होगा, हो रहा है कुछ तीसरे ही तरह का, तो कह दीजिए कि तो रेजोनेंस हो गया, है ना। when more than one Lewis dot structure is possible for the same molecule, यानी एक ही मॉलिक्यूल का एक से ज्यादा लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑल्सो, और ऐसा भी दे डज नॉट शोज एनी ऑफ द बॉन्ड पैरामीटर, और जो दोनों स्ट्रक्चर बना है या तीन गो बना है वो कोई भी बॉन्ड पैरामीटर बता भी नहीं रहा है। जो बॉन्ड पैरामीटर होता है बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड ऑर्डर, ये सब बॉन्ड पैरामीटर है, कितना लंबा है, कै गो बॉन्ड है, तो नहीं ना बता पाया। पहला दो स्ट्रक्चर देखा ना, वो जो उनका एक जगह डबल बॉन्ड एक जगह सिंगल, लेकिन बाद में साइंटिस्ट को पता चला कि ना ये तो डेढ़ डेढ़ बॉन्ड है। ठीक है। देन ए न्यू स्ट्रक्चर इज पॉसिबल, तब एक नया स्ट्रक्चर पॉसिबल होगा फॉर द सेम मॉलिक्यूल, उसी मॉलिक्यूल का, which shows all the bond parameter, जो सारे बॉन्ड के कैरेक्टर को बता दे। पैरामीटर मतलब बॉन्ड कैरेक्टर। इस पूरे फेनोमेनन को हम क्या कहेंगे? ये जो घटनाक्रम हुआ उस घटनाक्रम को क्या कहेंगे हम? समझ में आया रेजोनेंस किसको कहेंगे? है ना। डिफिनीशन समझे पहले, रेजोनेंस कहां पे पॉसिबल होगा ये समझे। अब कोई HCl बना करके खोजे सर इसमें रेजोनेंस नहीं हो रहा है, अर्थ इसमें क्या होगा रेजोनेंस? एगो H है एगो Cl है, दोनों बदले, अब इसमें रेजोनेंस क्या करोगे? है ना। तो सारे मॉलिक्यूल में रेजोनेंस नहीं होता है। रेजोनेंस का फेनोमेनन स्पेशल होता है। रेजोनेंस इज नॉट ए जनरल कंडीशन फॉर द मॉलिक्यूल। रेजोनेंस इज नॉट द जनरल कंडीशन ऑफ द मॉलिक्यूल। इस कहने का क्या मतलब है? दैट इज इट इज अ स्पेशल कंडीशन, दैट इज इट इज
a special case of a structure. रेजोनेंस एक स्पेशल केस है स्ट्रक्चर के बारे में। देखिए देखिए देखिए, हम सोचते हैं तुम ऐसा है, हम घूमते हैं तो तेरा अलग कैरेक्टर, सामने रहते हैं तो सीधे बच्चा नियन बैठल रहता है। तुम्हारा तो जो परेशान कर रहा है वो आया नहीं, तू तो बढ़िया से बैठ के पढ़ सकता है, तुम घूम जाओ पहले। हाँ, उसकी तरफ देखवे मत करो। आप देखो क्या क्या कहे, हम समझ में आया। जब तुमको लगने लगे कि ये ऐसा भी नहीं है, ये वैसा भी नहीं है, एगो तीसरे तरह का है, तब दिमाग में उसके बारे में आपको क्या होने लग गया है, रेजोनेंस होने लग गया है। हर दोस्त के बारे में ये फिनोमेनन होगा, ये कूछे के बारे में ना, बाकी सबके तो बता ही सकते हो कि अभी स्कूल गया होगा, घर में सुतल होगा, नहीं किसी के बारे में बता ही सकते हैं ना कि वो अभी घर ही में होगा कि सुतल होगा कि स्कूल गया होगा। हाँ, नहीं तो ये वो तीसरे काम पे गया होगा, ये बाद में पता चलेगा तुमको, तो रेजोनेंस हो गया ना। अब देखिए यहीं से निकलेगा सब बात। ये जो मोर देन वन लुईस डॉट स्ट्रक्चर है ना, ये जो एक मॉलिक्यूल का मोर देन वन लुईस स्ट्रक्चर है ना, उसको हम कैनोनिकल फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर कहते हैं। क्या कहते हैं? कैनोनिकल फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर कहते हैं, जो एक से ज्यादा तरीके का है। और कैनोनिकल फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर का रियल एग्जिस्टेंस नहीं होता है, यानी कागज कलम पे आप बना दीजिएगा लेकिन रियली वैसा एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्लियर है? जो एक नया स्ट्रक्चर पॉसिबल हुआ ना बाद में, देन ए न्यू स्ट्रक्चर इज पॉसिबल फॉर द सेम मॉलिक्यूल व्हिच शोज ऑल द बॉन्ड पैरामीटर्स। इस नए वाले स्ट्रक्चर को रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर कहते हैं, है ना। मॉलिक्यूल का ऐसा स्ट्रक्चर जो सारे बॉन्ड पैरामीटर्स यानी बॉन्ड कैरेक्टर्स को कह दे, उस स्ट्रक्चर को हम रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर कहते हैं। हाइब्रिड समझता है तुम लोग? हाइब्रिड समझता है? हाइब्रिड नहीं समझता है? हाइब्रिड समझाते हैं पहले, हम बाकी सब डिफिनेशन लिखेंगे। हाइब्रिड देखो बताते हैं। म्यूल, म्यूल समझता है? हाँ समझता होगा कि म्यूल का बाप गधा है। म्यूल खच्चर को कहते हैं जी, ठीक है। म्यूल का बाप गधा है लिखें, हाइब्रिड समझाने के लिए। अब जैसे देखो ये मेल, मेल जो है वो एस और फीमेल जो है वो हॉर्स, और ये दोनों से जो बना उसको कहते हैं म्यूल, ठीक है। और म्यूल को हम कैसा प्रजाति बोलते हैं बायोलॉजी के हिसाब से? कि हाइब्रिड है। समझे कुछ? इस म्यूल में काहे बनाया जाता है म्यूल, वो सुनिए, हम बताते हैं आपको कि इसके बनाने के कारण है कुछ खास। ये गधा, इसको जितना लोड दे दो लोड ले लेता है, लेकिन चलता एको डेगने बिना मारे, है ना। इसीलिए कभी कभी आप लोग को भी गधा कहा जाता है कि पढ़ने तो बैठ जाइएगा लेकिन रोज टोके पड़ेगा, हमेशा टोक लगाना पड़ेगा, टोकते रहिएगा, ये दो डेग चलते रहेगा, लोड कितना भी ले लेगा। ये भागता बहुत तेज है लेकिन लोड लीजिएगा तो गिराइए देगा। नहीं, आदमी सब देखो पकड़ के बैठता है, एकदम नॉर्मल बैठिएगा कि आपको फेंक देगा उठाकर, लोड नहीं ले सकता लेकिन तेज भागता है। इसका बढ़िया कैरेक्टर ये है कि तेज भागता है, इसका बढ़िया कैरेक्टर है कि लोड लेता है। तो लोग सोचा कि एक ऐसा जीव बनाएं जो लोड भी ले और तेज भागे भी, तो ये दोनों को क्रॉस करा करके म्यूल बनाया। और इसका उपयोग होता है, जितना सेना में पहाड़ वहाड़ पे चढ़ता है ना लोग, उसका सामान यही होता है। इसको खास कारण से बनाया गया है ना, कि जैसे वो कपड़ा लत्ता जो
नहीं, टेंट वेंट बर्तन तर्तन सब लेके चढ़ना है, 100 मीटर ऊपर, 200 मीटर ऊपर, 500 लड़ाई होता है तो कहाँ कहाँ जाना पड़ता है। तो उस समय कौन ढोएगा? तो म्यूल ढोएगा, है ना। इसमें खास करेक्टर हो गया, जो दोनों का करेक्टर कह दिया। अभी हमारे पास रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर भी वही है जो ऑल कैनोनिकल स्ट्रक्चर का रिप्रेजेंटेशन कर देगा, इसीलिए उसका नाम भी रखा गया है रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। समझ में आया हाइब्रिड क्यों है, स्ट्रक्चर का नाम में हाइब्रिड क्यों है, समझ में आया। ऐसे ही एक बार साइंटिस्ट को लगा ना कि पोटैटो मतलब आलू, और टोमेटो मतलब टमाटर, सब्जी ज्यादातर आलू और टमाटर का बनता है, फूलगोभी भी मिला सकते हैं। तो ये सोचा ना कि ऐसा करते हैं कि ये जमीन के नीचे बैठता है और ये ऊपर में फलता है, तो ये दोनों को क्रॉस करके एक वो प्रजाति बनाया जिसका नाम रखा, सुना है नाम इसका। एक्चुअली में ये पोमैटो डेवलप तो कर दिया था लेकिन सक्सेस नहीं हुआ। ऐसा पौधा सक्सेस नहीं हुआ कि जिसमें नीचे में आलू बैठ जाए ऊपर में टमाटर फल जाए, नहीं है पौधा। लेकिन सक्सेस करने के लिए सोचा था लोग, लेकिन जब इकोनॉमिकल वैल्यू उसकी देखी गई ना, मतलब अब आलू है इतना जरी जरी को आलू है कि वो कोई बनने लगे लायक ही नहीं, तो खत्म है कहानी। और टमाटर है तो खाली छोटा वो टमाटर फड़ गया, तो डेवलप नहीं कर पाया, उसको हाइब्रिड कहते हैं। हाइब्रिड के लिए इतना बात समझाए कि इसके प्रजाति में पोटैटो भी होगा और टोमेटो भी होगा। अब देखिए, एक से ज्यादा लुईस डॉट स्ट्रक्चर को क्या कहेंगे हम, फिर भूल गया सब, कैनोनिकल फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर कहेंगे, जिसका रियल एग्जिस्टेंस नहीं होता। जो नया स्ट्रक्चर पॉसिबल होगा उसको क्या कहेंगे, रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर, जिसमें सारा मॉलिक्यूल के सारे गुण उपलब्ध होंगे, जिसको हम म्यूल का रेफरेंस दिए कि उसमें दोनों का गुण है। तब अगला पॉइंट, इसको कट कर देते हैं, इसका जरूरत नहीं। अगला पॉइंट, अगला पॉइंट, द डिफरेंट लुईस स्ट्रक्चर, the different possible Lewis dot structure for the molecule called as canonical form of a structure. डिफरेंट स्ट्रक्चर, अरे कौन कर रहा है इस तरह से, डिफरेंट कैनोनिकल स्ट्रक्चर सोन बाई, इस तरह का एरो दिए होंगे बाबू दोनों तरफ। कैनोनिकल फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर, एक बने, दो बने, तीन बने, सबके बीच में वैसा एरो पड़ता है ना। हर एरो का कोई मतलब है, तो उस एरो का खास मतलब है कि जब कैनोनिकल स्ट्रक्चर बन रहा होगा तभी आप उसमें दीजिएगा, यानी रेजोनेंस के फेनोमेनन में आप दे दीजिएगा। कैनोनिकल फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर has no real existence and also does not shows bond characters या बॉन्ड पैरामीटर्स भी लिखा होगा।
फॉर द मॉलिक्यूल। और फिर जब एक नया स्ट्रक्चर बनाएंगे जो सारे कैनोनिकल स्ट्रक्चर का हाइब्रिड होगा, वो स्ट्रक्चर जो सारा बॉन्ड पैरामीटर्स बताएगा, उसको हम लोग कहेंगे रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। A new form of a structure is possible for different canonical form of a structure which shows all bond character or parameter called resonance hybrid structure। फॉर द सेम मॉलिक्यूल कर दीजिए। इस एरो को क्या कहते हैं? डबल हेडेड एरो। डबल हेडेड एरो एरो का नाम लिखें, उसको बोलते हैं डबल हेडेड एरो। लिखे? फिर से बोल रहे हैं, फिर से सुनिए। द डिफरेंट पॉसिबल लुईस डॉट स्ट्रक्चर फॉर द सेम मॉलिक्यूल। यदि एक ही मॉलिक्यूल का एक से ज्यादा लुईस डॉट स्ट्रक्चर पॉसिबल है तो उस स्ट्रक्चर को क्या कहेंगे? कैनोनिकल फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर कहें। बोलिए मेरे साथ, बोलिए क्या कहेंगे। जो आपस में बोलते हैं वो तो बेकार है ना, बोलते रहते हैं, चाहे कुछ देखते हैं तो बेकार है देखते हैं। मेरे साथ बोलिए, देखिए वो नया शब्द की जानकारी होगी। एक ही मॉलिक्यूल का
एक से ज्यादा लुईस डॉट स्ट्रक्चर जो पॉसिबल होगा उसको क्या कहेंगे हम? कैनोनिकल, कैनोनिकल फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर कहेंगे। क्या कैनोनिकल फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर का रियल एग्जिस्टेंस होता है? यही ऑब्जेक्टिव सवाल होता है। तो कैनोनिकल फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर हैज नो रियल एग्जिस्टेंस। क्या कैनोनिकल फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर बॉन्ड के बारे में, बॉन्ड का गुण बताता है? तो देखिए, दे ऑल्सो डज नॉट शोज बॉन्ड कैरेक्टर, है ना। इस कैनोनिकल स्ट्रक्चर से आप नहीं कह सकते कि कहां डबल बॉन्ड है और कहां सिंगल बॉन्ड है। डिफरेंट कैनोनिकल स्ट्रक्चर शोन बाई डबल हेडेड एरो। यदि एक ही मॉलिक्यूल का एक से ज्यादा स्ट्रक्चर बनाना होगा तो बीच में हम लोग कैसा एरो देंगे? डबल हेडेड एरो देंगे। अब बराबर उराबर मत दीजिएगा अपने मन से, ये सब SI स्टैंडर्ड का सिंबल है। यदि किसी दो स्ट्रक्चर के बीच ऐसा निशान पड़ा हुआ है तो आप समझिएगा कि दोनों स्ट्रक्चर कैनोनिकल फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर है, एक ही मॉलिक्यूल का है, और ये दोनों का रियल एग्जिस्टेंस नहीं होता और ये रेजोनेंस का फिनोमेनन है। ठीक है, ये न्यू फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर इज पॉसिबल फॉर द डिफरेंट कैनोनिकल फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर। ये जो अलग अलग कैनोनिकल फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर मिला उसके लिए एक नया स्ट्रक्चर पॉसिबल होगा। उस नए स्ट्रक्चर को क्या कहेंगे? रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। और ये जो है शो करेगा ऑल बॉन्ड कैरेक्टर। इसी रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर में हर बॉन्ड का कैरेक्टर शो होगा। क्लियर है? जैसे एक एग्जांपल और देते हैं, है ना, इसके बाद फिर बात करेंगे। कार्बोनेट आयन CO3 2- पिछले दिन बनाए भी थे, है ना। तो देखिए कैसे बनाते हैं कार्बोनेट आयन। कार्बन, पहले देखिएगा एक टक लगा करके लूज डॉट बनाना है, इसलिए कोई परेशानी इसमें होने वाला है नहीं। 2 2 4 5 6, 2 2 4 5 6, ठीक है। एक एक इलेक्ट्रॉन इधर शेयर करा दिए, एक वो ऑक्सीजन लाए, 2 2 4 2 6, हो गया ना 8। लेकिन ऑक्सीजन का 8 हुआ क्या? तो ऑक्सीजन पे एक इलेक्ट्रॉन और देंगे क्यों? चूंकि 2- है, तो माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन गेन किया है। तो गेन कौन करेगा? ऑक्सीजन, चूंकि इससे पहले 7 इलेक्ट्रॉन था, अब हुआ 8। इधर देखिए ना, 2 2 4 2 6 और 1, तो एक इलेक्ट्रॉन अपने मन से आप दीजिएगा तो एगो माइनस चार्ज दीजिएगा तब ना। तो एक इलेक्ट्रॉन दीजिए और एगो माइनस चार्ज भी साथ में दीजिए। अब यही स्ट्रक्चर किसी बच्चे को दिए बनाने के लिए, तो हो सकता है कि यहां सिंगल बॉन्ड नहीं बना के वो यहां सिंगल बॉन्ड बनाए, हो सकता है ना जी। हो सकता है कि तीसरा बच्चा एक वो लेकर के आए जो यहाँ पे डबल बॉन्ड बना दे। क्या? तो तीनों तो बराबर बनाया, हम किसी को काट तो सकते नहीं है। बस इतना ही, सब बात को कैनोनिकल स्ट्रक्चर कहते हैं सबको। अब देखिए इस चीज के एक स्ट्रक्चर ऐसे निकाल लेंगे। अब क्या करेंगे, ये गिनती में प्रॉब्लम हो जाता है कि पहला आइटम पे माइनस चार्ज दिए हो कि दूसरा आइटम पे माइनस चार्ज दिए हो, यहां समस्या होता है, इसलिए फिनोमेनन पढ़ना पड़ता है। डबल बॉन्ड यहां कर देते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की संख्याएं घटाना बढ़ाना आपको नहीं रहता है। 2 2 4 2 6 2 8 हो गया। यहाँ पे एक ऑक्सीजन देते हैं, 2 2 4 2 6, एक माइनस कर देते हैं यहाँ पे, और यहाँ पर फिर देते हैं 2 2 4 2 6 देकर एगो माइनस कर देते हैं, तो 7 1 8 हो जाएगा। क्या दोनों सेम है ना? एक और स्ट्रक्चर बनाया जा सकता है इसका, जहां डबल बॉन्ड यहां बना देंगे, 1 2 1 2 2 2 4 2 6, ये वाला माइनस 2 2 4 2 6 और 1 7, और ये 2 2 4 2 6 और 1 7। बोलो माइनस चार्ज दें, माइनस चार्ज दें। ये तीनों में कुछ तो अंतर है, जैसे संख्याएं गिन दे 1 2 3 4, फॉर्मल चार्ज निकालना है तो 3 स्ट्रक्चर है, तीनों में बचा कहेगा ना सर हमारा जो है ना सर पहला आइटम पे माइनस बनाया। दूसरा का कहेगा नहीं सर हमारा तो पहला आइटम पे 0 आया है जो डबल बॉन्ड यहां बनाया, हमारा तो दूसरा आइटम पे आया इतना चार्ज। बोलने के लिए तो है, बस वही
फेनोमेनन को ही रेजोनेंस कहते हैं। अब ये 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गया। अब ये तीनों स्ट्रक्चर पॉसिबल है क्या? अरे क्या बोले थे, है पॉसिबल? ये कैनोनिकल स्ट्रक्चर है, ये तीनों स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है, तो इसका एक चौथा स्ट्रक्चर बनेगा। जहां 2 है वहां तीसरा बनता है, जहां 3 है उसका फिर से क्या बनेगा, एक चौथा स्ट्रक्चर बनेगा, जिसमें क्या लिखते हैं इसको देखो। इधर तीनों में एक एक बॉन्ड दे दिए, इलेक्ट्रॉन दे दिए एक एक, तीनों में 2 2 4 2 6, और यहां भी 2 2 4 5 6, और यहां भी 2 2 4 5 6। ठीक है। डबल बॉन्ड एक जगह पे पड़ा हुआ था, ये तीनों जगह में से किसी एक ही जगह पे डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड जो एक है ना उसको 3 भाग में बांट देंगे, तो 0.33 बॉन्ड सब पे पड़ेगा। यानी यहां भी सिंगल ऐसे डॉट कर देंगे, यहां भी डॉट कर देंगे, और यहां भी डॉट कर देंगे, और इस पूरे मॉलिक्यूल को घेर के 2- लिख देंगे ऊपर। ना कोई लिया ना कोई दिया, जब लिया दिया तो पूरे मॉलिक्यूल पे लिया दिया है ना, CO3 2- यानी पूरे कार्बन और तीनों ऑक्सीजन पे 2- चार्ज। दैट इज रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनेट आयन। रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनेट आयन, ये है आपका कैनोनिकल फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर। यहां पे बॉन्ड ऑर्डर यानी नंबर ऑफ बॉन्ड कितना होगा, तो नंबर ऑफ बॉन्ड होगा 1 पॉइंट, बोलो ना जी, 1.33 है ना। एक ही बॉन्ड डबल बॉन्ड था जिसको 3 भाग में बांटे, तो 0.33 गुना 3 बनाइए। बच्चे में अभी भी चांस रहता है सुधरने का। भाई देखिए मोबाइल देखता है लेकिन हमको दिखा के थोड़े देखता है, छिपा छिपा के देखता है। इसका मतलब है कि चांस तो है। सही में घर में इतना ना परेशानी है कि देखने देते है ये नहीं। अब क्लास में आकर के बेचारा सारे अरमान को पूरा करता है। तो हमको अच्छा आदमी समझता होगा कि सर नहीं बोलते हैं, चलिए देखने देते हैं। घर में तो पापा मम्मी लगले रहते हैं। अब कुछ कुछ बचा तो उसमें पैसा कमाने लगता है। कुछ खेल खेल के ना, कुछ कुछ तो शेयर ट्रेडिंग कुछ कुछ करते रहता है। बरहमा के को पुत्रु कहता है सर हम तो 200-400 रुपये कमा ही लेते हैं। अब बाबूजी कहते हैं पूरा का पूरा 50-60 हजार रुपया गोल करके रख दिया है, उन्हीं के अकाउंट से जुड़ा रहता है, पैसा डाल देता है चुप पे। कभी 200-400 कमा भी लेता होगा, लेकिन ज्यादा तो चला जाता है ना। टेंशन इस बात का है, कमा लिए तो सब खुश हुआ, लेकिन चल गया तब तो सीड़ हो जाता है ना बच्चा से, कि एकदम खराब हो गया, एकदम ये हो गया है वो हो गया है। ये कमाने का उम्र अभी है, अरे बियाह होगा तब ना कमाने के लिए सोचेगा। अभी से कमा कमा के क्या करना है।
ये तो 10 साल है तेरी, उसमें करियर फ्यूचर बना लूं, ताकि पूरा स्टॉक एक्सचेंज में गायब कर दो हर्षद मेहता की तरह। नहीं, पढ़ लिखता आदमी उसी के लिए ना है कि एक के बार 1,000 करोड़ कैसे खा जाया जाए। ये रोज 2, 4, 500 कमा कमा के क्या होगा। इस सब पढ़ने से होगा। सीए वे करता है लोग, फिर सोचता है अलग ढंग से। हाँ, सबके लिए अलग अलग पढ़ाई होता है बच्चा। जैसे कि शेयर ट्रेडिंग करना है, बिजनेस उसी में करना है, तो उसके लिए सीए, सीएस, बी कॉम करना पड़ता है, तभी ना पढ़ेगा। अब पढ़ेगा कोई डॉक्टरी का पढ़ाई, अब पेशेंट जाएगा उसमें टाटा स्टील और क्या क्या अडानी अबानी करने लगेगा, तब तो फिर दिक्कत है ना, उसको पैरासीटामोल बोलना है। तो इधर वाला उधर मिक्स हो जाता है। वहाँ अभी पढ़ लिया जाए, ताकि बाद में जो है ना 200-400 करोड़ का चक्कर लगा दे एक ही दिन साफ। सेविंग हैबिट होना चाहिए, अभी से 2 रुपया 4 रुपया सेव करना चाहिए, इन उसी में लग के अपना समय खराब नहीं करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ें। रेजोनेंस स्पेशल फेनोमेनन है, और ये ज्यादा कहाँ पे होता है पता है आपको? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ये ज्यादा, ये फेनोमेनन का एप्लीकेशन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होता है। और वहां पे जब फेनोमेनन होगा तो हम लोग जानेंगे भी कि कब कब ये होता है ना। इसके लिए स्पेशल कंडीशन होता है कि अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड होगा तब होगा ये, अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड होगा तब होगा रेजोनेंस का फिनोमेनन। समझ रहे हैं? कुछ कुछ बोल रहे हैं, ये सब आगे आएगा। अभी जानना है कि एक से ज्यादा स्ट्रक्चर किसी एक ही मॉलिक्यूल के लिए पॉसिबल हो जाए तो उसको क्या कहते हैं? कैनोनिकल फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर। कैनोनिकल फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर का रियल एग्जिस्टेंस नहीं होता। कैनोनिकल फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर बॉन्ड पैरामीटर्स को बता नहीं पाएगा, है ना। अब जैसे देखिए, आपका सवाल क्या कहेगा? कहेगा ना कि कार्बोनेट आयन में सब बॉन्ड बराबर है। जो जानेगा तो यहां से क्या कहेंगे, देखो तो सब बॉन्ड बराबर है कि नहीं। यहां देखेंगे तो सब बॉन्ड बराबर है, बोलो ना। अरे यहां दिख रहा है एगो में डबल एगो में सिंगल है, सब बॉन्ड बराबर कैसे? लेकिन कार्बोनेट आयन का सारा बॉन्ड कैसा है? बराबर है। ओजोन का सारा बॉन्ड कैसा है? बराबर है, इक्विवेलेंट भी कहा जाता है। और जब कैनोनिकल स्ट्रक्चर किसी का होने लगता है तो एक रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर भी बन जाता है, जो कि सारे बॉन्ड पैरामीटर्स को बताएगा। क्लियर है? इतनी बात तो समझा रहे हैं। आगे, रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर is more stable than canonical form of structure। रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर जो होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है कैनोनिकल फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर से। कैनोनिकल फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर से ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर कौन सा? रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। और स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी जो है ना, थोड़ा सा सुनना, जनरल बात विचार करके सपोर्ट में ब्रेन में देंगे तो समझ आता है। देखो, कार्बोनेट आयन है इसका नाम, ये पूरा एक परिवार की तरह है जिसमें एक वो कार्बन एटम है और 3 ठो ऑक्सीजन एटम, ठीक है।
लेकिन इस स्ट्रक्चर को देखने के बाद पता चलता है कि इसमें 2 एटम जो है कहीं बाहर से इलेक्ट्रॉन लिया है। अब जैसे एक घर में 1 2 3 4 गो भाई है, अब 4 भाई साथ रहना है, उसमें 2 भाई लोन लिए हुए हैं 2-2 लाख रुपया, 1-1 लाख रुपया। यही तो बता रहा है ये स्ट्रक्चर कि फलनवा एटम और फलनवा एटम जो है ना 1-1 लाख रुपया बाहर से लिया है, 1-1 इलेक्ट्रॉन लिया है। इसमें भी यही बात बताया जा रहा है, उसमें भी वही बात बताया जा रहा है। लेकिन इस स्ट्रक्चर में देखिएगा तो आपको ये पता चलता है कि ना कोई फलनवा 1-1 लाख नहीं लिया हुआ है, ये 2 लाख का लोन पूरे घर पे है। बताइए स्टेबिलिटी पहले वाले में था कि अभी वाले में है, रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर में, कि यदि कोई स्ट्रक्चर इलेक्ट्रॉन बाहर से लिया है या दिया है तो वो किसी एक एटम पे एग्जिस्ट नहीं करेगा, वो पूरे मॉलिक्यूल पे होगा। तो अब देखो इसके आगे का सवाल पूछता है कि सल्फेट आयन में 2 माइनस ये किस पर है, कौन ऑक्सीजन पे? तो आपका जवाब है नहीं, किसी पे नहीं। आपका जवाब है ये पूरे सल्फेट पे है, ये पूरे कार्बोनेट पे है। इसलिए कहते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, एक और बात स्ट्रक्चर के लिए, स्ट्रक्चर में बॉन्ड्स होते हैं और ये बॉन्ड जब रिश्ता बन गया है शेयरिंग का या लॉस गेन का, तो दोनों एटम के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है ना। इवन केमिकल बॉन्ड को डिफाइन ही किया जाता है कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन बिटवीन 2 एटम, और इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का कारण हो सकता है लॉस गेन, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, स्पेशल टाइप ऑफ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। पहले दिन ही बताए थे, ऐसा नहीं कि रिश्ता बनता है हम लोगों में भी तो धोती और साड़ी बांध के चलते हैं जिंदगी भर, बिया होने के बाद ऐसा है क्या? नहीं है। तो बंधा हुआ तो कोई नहीं है, लेकिन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। फिजिक्स में आप लोग पढ़ते हैं बर्कडन, बर्कडन बराबर होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और बर्कडन को ही हम लोग कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। पहुंच गए होंगे यहां तक, वर्क पावर एनर्जी में पढ़ना है, वर्क पोटेंशियल एनर्जी के बराबर। समझ रहे हैं मेरी बात? हम ये कहने वाले हैं कि यदि 2 एटम के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है तो दोनों एटम में डिस्प्लेसमेंट हुआ कि नहीं हुआ, दोनों एक दूसरे के क्लोज आया कि नहीं आया? तो फोर्स है ही है और डिस्प्लेसमेंट हो ही गया, तो मॉलिक्यूल के अंदर स्टोर्ड हो जाता है एनर्जी, दैट एनर्जी इज कॉल्ड एज पोटेंशियल एनर्जी, है ना। दैट एनर्जी इज कॉल्ड एज पोटेंशियल एनर्जी। कोई भी मॉलिक्यूल है तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी है। कहां पे पोटेंशियल एनर्जी है? तो बॉन्ड में। और आपको हमने कारण भी बताया क्यों एनर्जी है, तो बोलेंगे यदि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दोनों के पीछे लग रहा है तो दोनों एक दूसरे के करीब भी आया होगा, तो जहां होगा उससे डिस्प्लेसमेंट भी हुआ होगा, है ना। थोड़ा ई चला होगा, थोड़ा ऊ चला होगा, तभी ना दोनों मिलके शेयरिंग किया, तो फोर्स भी है डिस्प्लेसमेंट भी है, तो एनर्जी तो आएगा ही। ठीक है, तो कैनोनिकल फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर को एनर्जी ज्यादा होता है, रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर को एनर्जी कम होता है। केमिस्ट्री में मॉलिक्यूल को यदि ज्यादा एनर्जी होगा तो मॉलिक्यूल को अनस्टेबल बोला जाएगा। क्या क्या बोले हम? यदि मॉलिक्यूल को एनर्जी ज्यादा है तो मॉलिक्यूल स्टेबल है कि अनस्टेबल है? मॉलिक्यूल स्टेबल है कि अनस्टेबल है? अनस्टेबल है। जानते हो कैसे? ये बिल्कुल हम लोग से मिला दिया है। जैसे एक आदमी को थोड़ा सा खाया पिया भुजंग टाइप का रहता है, पैकेट में 2-4 हजार रुपया दे दीजिए तो अखड़ले चलता है, लड़ ही ले तू आज देख ही लेते हैं, नहीं तो इसको स्टेबल बोलिएगा क्या? ये स्टेबिलिटी का काम है। कोई स्टेबल बच्चा है तो अस्थिर से बैठ के ना समझा बुझा देगा जी कि अच्छा ये बात था तो ऐसे हुआ तब ऐसे हुआ। यदि वो लड़ झगड़ रहा है इसका मतलब है कि वो रिएक्टिव है, और रिएक्टिव तभी है जब वो अनस्टेबल है। तो मॉलिक्यूल के केस में ये सारा बात है।
मॉलिक्यूल को एनर्जी ज्यादा है, इसका मतलब वो रिएक्टिव ज्यादा है, अस्टेबल कम है। समझे? अस्टेबल ज्यादा है, रिएक्टिव कम है। किस स्ट्रक्चर को एनर्जी ज्यादा होता है, कैनोनिकल को कि रेजोनेंस हाइब्रिड को? तो कहेंगे कैनोनिकल को। रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर को एनर्जी कम होता है। और ये दोनों के बीच में जो डिफरेंस इन एनर्जी होता है उसको हम लोग बोलते हैं रेजोनेंस एनर्जी। ऐसे 100 जूल पे है ये मॉलिक्यूल, जूल कहाँ है तो बताया ना अभी, बॉन्ड में है, 100 जूल पे। और ये मॉलिक्यूल 60 जूल पे है, तो इससे 40 जूल कम गया। ये जो 40 जूल है इस एनर्जी को बोलते हैं रेजोनेंस एनर्जी। कहता है कि जितना ज्यादा डिफरेंस होगा ये दोनों के एनर्जी में, उतना ज्यादा स्ट्रक्चर स्टेबल होगा। यानी 100 जूल पे था ना, ये 40 जूल पे आ जाता तो और स्टेबल हो जाता। ये रिएक्टिव कम होता है, ये रिएक्टिव ज्यादा होता है। तो रेजोनेंस एनर्जी किसको कहते हैं? कहां चल गया, कुछ लिखे तो थे ना, लिखे हैं जी, यहां लिखे। रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल देन कैनोनिकल फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर। कैनोनिकल फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर हैज मोर एनर्जी, मोर एनर्जी। और आपके दिमाग में जाए कौन सी एनर्जी, कौन सी एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी। अरे बोलना चाहिए तुम लोग को यार। एनर्जी जो स्टोर्ड होता है बॉडी में स्थिति के कारण, उसको कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी, है ना? अब इतना बड़ा बड़ा भारी प्रॉब्लम नहीं है। जैसे देखो एक ईटा 3 तल्ला पे रखा हुआ है, समझ रहे हैं मेरी बात? एक ईटा, ईटा 3 तल्ला पे रखा हुआ है, तो हम कह रहे हैं कि इसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है। आप कह रहे हैं कि भाई एनर्जी एनर्जी कहाँ से रखा है ऐसी, तो गिरा देते हैं आपको खड़ा करके नीचे। जब माथवा पे गिरेगा तब समझ में आएगा कितना एनर्जी स्टोर्ड था इसमें। क्या हुआ? तब पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। वहां पोटेंशियल एनर्जी समझ नहीं आ रहा था, लेकिन वही माथा पे गिरा तो काइनेटिक एनर्जी बन गया, वही पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी बन गया। तो समझ में आया कितना ज्यादा जोर से। वैसे ही एगो छोटा कोई झिकटी रहे, वो गिरेगा तो उससे कम हार्म होगा, कम था पोटेंशियल एनर्जी, ज्यादा था पोटेंशियल एनर्जी। इसीलिए पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला एगो होता है mgh, मास, ग्रेविटी और हाइट। जितना ज्यादा हाइट से गिरता उतना ज्यादा बढ़ जाता है पोटेंशियल एनर्जी। किसी भी मॉलिक्यूल में जो एनर्जी स्टोर्ड होगा उसको पोटेंशियल एनर्जी। और कहाँ स्टोर्ड होगा तो बोलेंगे बॉन्ड में। तो यहां पर केमिस्ट्री में उसी एनर्जी को बोलते हैं हम लोग, कौन एनर्जी? बॉन्ड एनर्जी। चूंकि पोटेंशियल एनर्जी मॉलिक्यूल के अंदर कहां रहेगा तो बॉन्ड में रहेगा। बॉन्ड में एनर्जी क्यों रहेगा तो बोलेंगे चूंकि बॉन्ड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बना है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो ही गया और दोनों पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट हो ही गया, तो वर्क डन तो हो ही गया ना, तब वर्क डन के बराबर एनर्जी तो आ ही जाएगा। तो कैनोनिकल फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर हैज मोर एनर्जी। इसी एनर्जी का नाम आप लिख सकते हो पोटेंशियल एनर्जी चाहे बॉन्ड एनर्जी। देन रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर, रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर the difference in energy in between canonical form of a structure and resonance hybrid structure called as
रेजोनेंस एनर्जी। तो कितना नया नया शब्द, आज नया नया शब्द है, शब्द ही बहुत सारा है। द डिफरेंस इन एनर्जी इन बिटवीन कैनोनिकल फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर एंड रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर कॉल्ड एज रेजोनेंस एनर्जी। कैनोनिकल फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर का एनर्जी और रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर की एनर्जी में जो अंतर होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रेजोनेंस एनर्जी। अभी स्टेबिलिटी ना लिखें, अभी केवल एनर्जी लिखें। द डिफरेंस इन एनर्जी इन बिटवीन कैनोनिकल फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर एंड रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर कॉल्ड एज रेजोनेंस एनर्जी। अब देखो इसी को ऐसे भी बना करके लिखा जाता है। ये देखो, इधर एनर्जी लिख देते हैं और उधर कुछ नहीं लिखते हैं। कुछ भी गधा है, सब अनस्टेबल है जी। स्टेबल रहे तब ना। ये देखो, दो लाइन खींचे, यहां से 0 जूल होगा, 40 जूल, 60 जूल, 100 जूल। नहीं, 0 जूल, 40 जूल, 60 जूल, 100 जूल। तो ज्यादा एनर्जी पे कौन रहता है? कौन रहता है ज्यादा एनर्जी पे? कैनोनिकल फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर। और कम एनर्जी पे कौन रहता है? रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। और ये दोनों एनर्जी के बीच में जो डिफरेंस होता है, इस डिफरेंस ऑफ एनर्जी को क्या कहते हैं? रेजोनेंस एनर्जी। ठीक है, और ज्यादा हो जाएगा और ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, है ना। अब ये बात लिखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखो, ये ग्राफ क्या बता रहा है? डिफरेंस इन एनर्जी इन बिटवीन कैनोनिकल फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर एंड रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर कॉल्ड एज रेजोनेंस एनर्जी। क्लियर है? नेक्स्ट, रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर is more stable than canonical form of structure.
रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल देन canonical form of a structure. More is the resonance energy. More is the stability of molecule. जितना ज्यादा रेजोनेंस एनर्जी होगा उतना ज्यादा मॉलिक्यूल का स्टेबिलिटी होगा। लिखिए कल तुम लोग का क्लास रख दें 11 बजे। क्या करने दें? 11 बजे आ जाइए, कुछ पढ़ लीजिएगा तो थोड़ा आगे ही ना बढ़िएगा। ना कोई क्लास है, सब झूठ बोलने का तरीका है वो बहाना का। हैं? नहीं 11 बजे से ही, नहीं 11 बजे आइए। हाँ 11 से एग्जैक्ट 11, 11:30 नहीं। हाँ एग्जैक्ट 11 बजे नहीं संभव है। लगा दिए हैं क्लास 9 से 11 भी लगा दिए हैं। रुको अभी इसको खत्म कर देते हैं। तो मतलब कभी कभी 11 बजे से पहले क्लास रहता है, कभी 11 ही बजे से रहता है। मतलब क्या टेस्ट लेते हैं 9 बजे 10 बजे तक, कहता है उसी समय 9 से 11 है। हैं? 8 बजे से 11 बजे तक होगा। तुम तो अभी भी अनुलोम विलोम कर सकता है, करो। तो नहीं रखोगे क्लास जी? ये देखो कोई बच्चा बोला है एग्जैक्ट कारण वो वाला है, कल मैच भी है। बोल ही दिया। हाँ, बोल ही दिया। नहीं नहीं, देखिए वैसे होगा तो क्या होता है ना कि टॉपिक कुछ छूट जाएगा तो फिर फायदा क्या होता है? फिर तो हमको उतना पकना ही पड़ता है। थोड़ा आगे बढ़िएगा तो क्या दिक्कत है? आ जाइए।
ये ज्यादा होगा तो स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होगा। नेक्स्ट, इफ द मॉलिक्यूल हैज more stored energy as bond energy or potential energy, the molecules are unstable, which also mean the molecules are reactive, है ना। इफ द मॉलिक्यूल हैज मोर स्टोर्ड एनर्जी, स्टोर्ड एनर्जी मतलब एज बॉन्ड एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, द मॉलिक्यूल्स आर अनस्टेबल, यदि मॉलिक्यूल में ज्यादा एनर्जी स्टोर्ड है तो मॉलिक्यूल कैसा होगा, अनस्टेबल होगा। विच ऑल्सो मीन द मॉलिक्यूल्स आर रिएक्टिव, मॉलिक्यूल वैसा मॉलिक्यूल क्या होगा, रिएक्टिव होगा। ठीक है, और आपको देखना है तो हम आपको बताएं, सुनिएगा मेरी बात गौर से, कुछ अपने लिए सुनना चाहिए। CH4 को तुमने देखा है जलते हुए, जला था ना जी, CH4 मीथेन गैस जलता है ना, और ये प्रोड्यूस करता है CO2 प्लस H2O, कोई शक है इसमें, और साथ में प्रोड्यूस करता है हीट, जिससे टेम्पो चल जाता है ना। CNG वाला टेम्पो में कौन गैस रहता है, मीथेन, कॉम्प्रेस नेचुरल गैस। समझ रहे हो मेरी बात, हम एगो बात बोल रहे हैं सिर्फ समझने के लिए। मीथेन मॉलिक्यूल के अंदर था एनर्जी, तब ना यहां रिलीज हुआ हीट, हम ये कहना चाह रहे। कभी CO2 को जलते देखा है क्या कि CO2 में भी आग लगा देते? देखो कह रहा है, कड़िया बढ़िया बात बोला, वो तो आगे बुझा देता है। CO2 को जलते आप नहीं देखें, CO2 जो मॉलिक्यूल है ना, वो मिनिमम एनर्जी पे आ जाता है, अब उसमें और एनर्जी है नहीं कि आपको जल करके कुछ देगा, तो नहीं जलता। वही कार्बन मोनोऑक्साइड रहेगा तो फिर वो जल जाएगा, और जल के क्या बना देगा, फिर से CO2 बना देगा। मेरी बात समझ रहे हैं, जिस मॉलिक्यूल में ज्यादा एनर्जी स्टोर्ड है वो ज्यादा रिएक्टिव है, वो ज्यादा रिएक्टिव है, तो अस्टेबल क्या हुआ, कम, है ना। CO2 एक अस्टेबल मॉलिक्यूल हो गया, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड क्या अस्टेबल है, नहीं, ये कैसा मॉलिक्यूल हो गया, अनस्टेबल। तो केमिस्ट्री में मॉलिक्यूल जिसमें ज्यादा स्टोर्ड एनर्जी होगा, बॉन्ड एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के रूप में, द मॉलिक्यूल्स आर अनस्टेबल, उस मॉलिक्यूल को क्या कहेंगे हम, अनस्टेबल। ज्यादा एनर्जी पे मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कर रहा है मतलब अनस्टेबल है। विच ऑल्सो मीन द मॉलिक्यूल्स आर रिएक्टिव, और वैसा मॉलिक्यूल क्या होगा, रिएक्टिव भी होगा। अब आज इतना पहले से बकाए हुए का है, लिखो जल्दी से। देखो 9 से 11 वाले को बुलाते हैं तो वो आ जाता है सब। छह बजे थोड़ा सा हम पानी वानी नहीं पिए, 6:10 में तो 6:05 में तो बैचे छोड़ते हैं, 6 बजे तुम्हारे साथ कैसे आ जाए, 10-5 मिनट तो लेट होगा, 6:15 में आ जाएंगे क्या। लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता ना, तो संडे था तो पढ़ने के बहाने जागते ना, ऐसे तुम लोग सूतल रह जाता होगा 10-11 बजे तक। देखिए, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है,
अब उचार को देखिए, कह रहा है फीस का क्लास है, वो तो नहीं आएगा। तो वो तो अगले ही सप्ताह में रखाएगा ना, अभी तो 9 से 11 रख दिए, 1 बजे से भी रख दिए, तो बीच में 11 से 1 सोचे थे आप लोग के लिए। अगले संडे को फिर सोच के बताते हैं टाइम तब। तो हाँ, तो अब कल कैसे होगा, ये सब का क्लास है, वो छुट्टी मनाने के मूडे में है। अगली बार नहीं सुना जाएगा, क्लास रखेंगे। वो ऐसे नहीं कि वो उसी दिन पढ़ा दीजिए सर, वैसे थोड़े होता है। हाँ, नहीं कैसे रहेगा, जब आएगा नहीं तो कैसे पढ़ा दे। सुनिएगा, यहाँ वाला कम्मा तो कर लें। मॉलिक्यूल जिसको ज्यादा एनर्जी स्टोर्ड होगा वो कैसा होगा, स्टेबल क्या अनस्टेबल? अस्टेबल होगा क्या अनस्टेबल? ए, बदमाशी नहीं करो। NO2 जरा बनाओ तो स्ट्रक्चर, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना है। NO2 ऑड इलेक्ट्रॉन है। चलो HNO3 का बनाओ। देखो तो एक ही स्ट्रक्चर बनता है कि एक से ज्यादा स्ट्रक्चर भी बन सकता है। HNO3 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल है या नहीं है? जानते हो, गलत बात फैलता ज्यादा है। से एक बच्चा हमारा बड़ा सीधा हुआ करता था, लेकिन वो भी पीछे देखने के चक्कर में रहता है, इस सोच करके कि कुछ कर रहा है ऐसा। हाँ, तो इसी के लिए ना बता रहे हैं बात, कि सीधा बच्चा भी गलत सुनने के चक्कर में, गलत देखने के चक्कर में अच्छा चीज को छोड़ के गलत दिखता है, जबकि अच्छा सीधा दिखता है और गलत पीछे दिखता है, फिर भी पीछे मुड़ जाता है। कैसे स्ट्रक्चर बनाते हैं? नाइट्रोजन, यहां पे ऑक्सीजन, देखो डबल बॉन्ड बना दिए, ऑक्सीजन बना दिए, 2 2 4 2 6 1 7, हाइड्रोजन बना दिए, ये बॉन्ड बन गया, ये ऑक्सीजन बना दिए, 2 2 4 2 6। थोड़ा घर उर में भी जाके बनाइए स्ट्रक्चर, तब ना फटफट बने। 100 मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बनवा दिए हैं जो जनरल यूज में है। अब बताइए, इसमें यदि हम रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर की बात करें तो पॉसिबल क्या हो जाएगा? तो कहेंगे सर पॉसिबल हो जाएगा, डबल बॉन्ड इस बार इधर बना देंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड उधर बना देंगे, इतना ही तो करना रहता है। तो नाइट्रोजन कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दिए इधर, 2 2 4 2 6, डबल बॉन्ड बना दिए इधर, 2 2 4 2 6, एक ऑक्सीजन, 2 2 4 5 6, हाइड्रोजन बना दिए बॉन्ड। क्या देखिए, यही ना दोनों की बात कर रहे थे, ना डबल यहां दिखाई पड़ेगा ना यहां सिंगल दिखाई पड़ेगा, यही तो सीखे हम लोग। इसका एक तीसरा स्ट्रक्चर भी पॉसिबल होगा, और जो तीसरा स्ट्रक्चर पॉसिबल होगा वो ये एन सिंगल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड हो, और इधर OH तो है ही है। क्या जी, यही इतना करना था ना, ये डबल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड का बॉन्ड निकाल लिए और ये दोनों पे आधा आधा बॉन्ड डाल दिए, HNO3, दैट इज रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर ऑफ HNO3। बाकी जो स्ट्रक्चर है सब है ना। ना तो यहाँ पे बॉन्ड होगा 121 पिकोमीटर का, ना तो वहां पे होगा 148 पिकोमीटर का। बॉन्ड पैरामीटर्स इसका 1.5 आएगा,
रेजोनेंस स्ट्रक्चर हो गया। बाकी रेजोनेंस खत्म नहीं हुआ है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर में और भी बातें करनी होती है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में और भी बातें होगी। है ना? 2 मिनट यार, टाइम थोड़ा सा देखने दो ना हमको, रुको ना, इतना बका के रहता है तो कैसे चलेगा। पिकोमीटर, 1 पिकोमीटर में 10⁻⁻12 मीटर पहले ही लिखे थे। अब बातें होगी कि रेजोनेंस के फेनोमेनन से फायदा क्या होगा। तो रेजोनेंस के फेनोमेनन से फायदा होता है कि मॉलिक्यूल स्टेबलाइज हो जाता है ना? ये सब जो स्ट्रक्चर था कैनोनिकल स्ट्रक्चर था और स्टेबल कंप्लीटली नहीं था, ना तो एग्जिस्ट करता था, लेकिन रेजोनेंस होने की वजह से मॉलिक्यूल क्या हुआ, स्टेबलाइज हुआ। तो यदि पूछा जाए कि रेजोनेंस करता क्या है तो क्या लिखेंगे नोट में? रेजोनेंस लिख दिया है जी। सब तो झोला पार्टी है, झोला लेके भागल तैयार है। हाँ, वही झोला रह एकदम सब भरे बिना जेबे नहीं करेगा। क्या ले, ये तो कृष्ण भगवान कह दिए थे। हाँ, पढ़ते पढ़ते एक आध बार ऐसा भी सोचने को मिलेगा, अच्छा जिंदगी जीने के लिए पढ़ना जरूरी है, ऐसा भी सोचना पड़ता है। तो नहीं जरूरी है। हाँ? लिखे जी, रेजोनेंस फेनोमेनन ऑफ रेजोनेंस, जगह की वजह से तुम लोग की तरह लिख रहे हैं इसे। बस एक ही बात लिखना है अब, फेनोमेनन ऑफ रेजोनेंस। हाँ, नोट लिख लो, फेनोमेनन ऑफ रेजोनेंस stabilize the structure of molecule. Stabilize the structure of molecule, है ना? In the phenomenon of resonance, ये भी नोट में, दूसरा नोट में आपने हमें देखा होगा रेजोनेंस कराने में हम लोग लुईस वाले रूल को वायलेट नहीं करते। किए थे वायलेशन हम लोग, 8 इलेक्ट्रॉन के बजाय 7 इलेक्ट्रॉन थोड़े ना किए कहीं। तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर के जो भी नियम है उसको वायलेट नहीं करते। इन द फेनोमेनन ऑफ रेजोनेंस वी डज नॉट या डू नॉट वायलेट द लुईस रूल्स ऑफ लुईस डॉट स्ट्रक्चर, रूल्स ऑफ लुईस डॉट स्ट्रक्चर। ये इसका स्पेलिंग बोलो जी, गलत लग रहा है, सही है जी? वायलेशन, रूल वायलेशन वाला वायलेट लिखे, ठीक है? ठीक है, तो ठीक है, बाकी समझ गया होगा। कल नहीं क्लास कीजिएगा आप लोग, तो अगले संडे को लेकिन क्लास लेंगे ना, अगले संडे को क्लास लेंगे, अब ऑनलाइन ही पढ़िएगा, लेकिन आइएगा नहीं।
ये क्या मजबूरी है आपके आने में बताइए। ये इतना सब लोग आएगा, आप अकेले नहीं आइएगा।